फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से मिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हेलो 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 हेलो। आँख धोखा है, क्या भरोसा है। आँख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है। अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी। रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए है। आप सब सुनाए क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों आप सभी के जी? क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों आप सभी के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून दीपिका, गुड आफ्टरनून अनन्या, गुड आफ्टरनून डिम्पल, वेरी गुड आफ्टरनून सर। ग्रीन कपड़ा नहीं लगाया क्या? पीछे लगा लिया। अभी ग्रीन कपड़े की वाइट बैकग्राउंड है, मतलब पीछे ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है। ये तो मैंने वाइट बैकग्राउंड बना दी ना, देखो आपको दिखाऊं? अल्लाह यार क्या बात कर दी, ये देखो ग्रीन कपड़ा लगा रखा है, देखो तभी तो बैकग्राउंड आ रही है। वो तो मैंने एक बैकग्राउंड फिक्स कर दी इसलिए आपको वो लग रहा है, बट ग्रीन कपड़ा लग चुका है मेरे दोस्तों। सर 12 बज के बोलकर 12:30 बजे आ रहे? नहीं यार, मैंने 12:30 बजे ही बोला था। 12 बजे बोला था? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो टाइम का बहुत पंचुअल हूँ भाई। मैंने 12:30 बोला था। मैंने कल भी क्लास ली थी, पता है आपको? कल मेरी क्लास हुई थी। कल संडे को मेरी क्लास नहीं हुई थी या हुई थी? कल भी तो मैंने क्लास ली थी। मेरे को याद आ रहा है कल भी मैंने शायद क्लास ली थी। गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? चलो आ जाओ सारे बच्चे एक बार। हाँ कल ली थी ना मैंने। अरे यूट्यूब पे 12 बजे शो हो रहा था। यूट्यूब की ऐसे की तैसे, यूट्यूब की ऐसे की तैसे 12 बजे शो हो रहा था, ध्यान नहीं दिया फिर मैंने।
यूट्यूब पता नहीं 12 बजे उसको लगा कि गाबा से जल्दी तो आते हैं, तो ऐसा करते हैं आधा घंटा ना अपने आप ही जल्दी करते हैं। मैं तो दिमाग में 12:30 था। मैं तो बल्कि अपना वो बीच में आरओ लगाने वाला आया हुआ था, उसको छोड़ के आया। मैंने कहा आरओ लगाता रहा भाई अपना। अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा चेक कर लियो मेरी क्लास है 12:30 बजे। बताओ, मेरे को पहले 12 बजे पता होता तो मैं 12 बजे आ जाता यार। क्या बात कर दी आपने जी। चलो माई मिस्टेक, ओके जी। आ जाओ अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ जी। एक बार सारे के सारे बच्चे, बाद में व्हाट्सअप कर दूंगा बिल। ठीक है जी, एक बार अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ रहे हो। चैप्टर नंबर 9 जो हमारा यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब चैप्टर हमारा है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का जी। अच्छा एक बार ना चेक करते हैं कि चैप्टर हमारे कौन कौन से बैलेंस बचे हैं। इधर देखना ध्यान से जी। एक बार ना थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि चैप्टर हमारे कौन कौन से बैलेंस यहाँ पर बचे हुए हैं जी। लो जी, एक बार अब यहाँ पे चेक करो। हम यहाँ पे देख लेते हैं चैप्टर हमारे कौन कौन से बैलेंस बचे हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम यहाँ पे देखते हैं जी। ठीक है, चलो अब एक बार यहाँ पे आ जाओ। चैप्टर हमारे कौन कौन से हो चुके हैं उसका एक बार इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार यहाँ पे ये इंडेक्स देखना जी। लो जी, एक बार यहाँ पे इंडेक्स चेक कर लो। पहली बार चैप्टर नंबर 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, रिवाइज हो गया। चैप्टर नंबर 2 सप्लाई वाला हम रिवाइज कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 आरसीएम वाला और कॉम्पोजिशन वाला ये हम रिवाइज कर चुके हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई हमने रिवाइज कर लिया। अच्छा इसमें आरसीएम वाला रिवाइज हो गया, एग्जम्पशन वाला अभी हमारा बैलेंस बचा हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई हम रिवाइज कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई हम रिवाइज कर चुके हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर ये हम रिवाइज कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा बैलेंस बचा है। टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर हमारा बैलेंस बचा है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर हमारा बैलेंस बचा है। उसके बाद ई वे बिल वाला चैप्टर हमारा बैलेंस बचा है। पेमेंट और टीडीएस टीसीएस वाला ये हमारा रिवाइज हो चुका है। रिटर्न अंडर जीएसटी ये हमारा बैलेंस अपना बचा हुआ है। अब आज वाली क्लास में क्या करेंगे, आज वाली क्लास में ये जो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है इसको हम पूरा आज वाली क्लास में रिवाइज करेंगे। तो आज हमारी 17 नवंबर है, इसको आज हम रिवाइज कर लेंगे। फिर 18 तारीख को जो हम रिवाइज करेंगे, मतलब कल वाली क्लास में हम इन दोनों चैप्टर की कल वाली क्लास में रिवीजन कर लेंगे। टैक्स इनवॉइस और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की, इन दोनों की कल हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, 19 तारीख को फिर जो हम रिवाइज करेंगे, 19 तारीख को ई वे बिल वाला चैप्टर जो है ये हमारा 19 तारीख को हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, 19 तारीख को इसके हम रिवीजन कर लेंगे। और इसके साथ में अगर टाइम लगा तो रिटर्न वाले चैप्टर की भी रिवीजन कर लेंगे, नहीं तो 20 तारीख को हम रिटर्न वाले चैप्टर की रिवीजन करेंगे। और फाइनली हमारा जीएसटी पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। डन। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब हम यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर यहाँ पे देख लेते हैं जी। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी की बात करते हैं ना, तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देना। मतलब एग्जाम में कंफर्म इसमें से क्वेश्चन बनता है। अब जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक के जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन के हैं। मतलब सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक के जितने भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे हमारे रजिस्ट्रेशन के निकल के आते हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब मेन हमारे 3 सेक्शन यहाँ पे निकल के आते हैं। अरे एग्जामिशन वाला भी कर लेंगे, नालायक को एग्जामिशन वाला 20 तारीख को कर लेंगे 20 तारीख को। तुम्हारा एक तो दिल हाय एग्जाम, हाय एग्जामिशन ले गया, हाय मारे गए रे, अरे गाबा सर एग्जामिशन भूल गए रे भाई साहब, अरे भाई ये वो कौन कराएगा एग्जामिशन भाई साहब, अरे भाई अरे नालायकों, अरे तड़प सी हो गई एकदम। अरे कर लेंगे भाई, एग्जामिशन हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत आ गई, 20 तारीख को कर लेंगे। हाँ ऐसे घबराहट होगी तुम्हें एकदम ही। चलो इधर देखो ध्यान से। नहीं अब यहाँ पे देखो एक बार 22, 23, 24। अब 22, 23, 24 ये 3 हमारे सबसे मेन सेक्शन है। और 25 से लेके 30 तक के आपके जो भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे प्रोसीजर बेस्ड सेक्शन हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो नॉर्मली इन तीनों में से ही बनते हैं। इनमें से बहुत कम तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट हम जो रिवीजन करेंगे वो सबकी करेंगे। हम जो रिवीजन करेंगे वो 22 से लेके 30 तक के जितने भी सेक्शंस हैं हम पूरे की रिवीजन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे इधर देखना ध्यान से। अब यहाँ पे 22 से लेके 30 तक के जो भी सेक्शंस है ना, एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी। अब सर ये प्लीज डब्बा हटाओ, नहीं हटाऊंगा, मेरी मर्जी, मेरा बैकग्राउंड है, मैं क्यों हटाऊंगा, मेरा मन करता है वो डब्बा लगाने का, मेरा मन करता है मैं डब्बे के बीच में तुम्हें दिखूं, मेरी मर्जी, मेरे घर का कैमरा है नालायक। इधर देखो ध्यान से।
अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ जी। अब अगर मैं सेक्शन 22 की बात करता हूँ तो सेक्शन 22 जो आपके निकल के आते हैं, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन की कौन कौन से पर्सन लाइबल हैं, वो सारी बातें 22 में है। 23 में कौन कौन से पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल नहीं है, मतलब ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सारी बातें 23 में आती हैं। और ऐसे कौन कौन से लोग होंगे जिन्हें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना है, मतलब जिनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उनको करवाना ही करवाना है, तो वो सारी बातें 24 में निकल के आती हैं। फिर सेक्शन 25 क्या निकल के आता है, 25 है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसीजर क्या है, मतलब कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कितने दिन में फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है, फिर कितने कौन से फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सारी बातें आपकी 25 में निकल के आती हैं। फिर सेक्शन 26 है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड का मतलब ये होता है कि माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है, तो ये सारी बातें आपकी 26 में निकल के आती हैं। फिर जो लोग नॉन रेजिडेंट होते हैं और जो लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, उन केस में क्या ट्रीटमेंट होगा रजिस्ट्रेशन का, तो वो सारी बातें आपकी 27 में निकल के आती हैं। 28 में क्या होता है अमेंडमेंट, इट मींस अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उसमें कोई भी अमेंडमेंट अगर तुम्हें करनी है, अगर तुम्हें बिजनेस का नाम चेंज करना है, एड्रेस का नाम एड्रेस चेंज करना है, कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, मतलब कुछ अमेंडमेंट करनी है, तो सारी बातें 28 में निकल के आती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो ये अगला फिर निकल के आ रहा है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इट मींस अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है, अब या तो तुम कैंसिल कराओगे या डिपार्टमेंट तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करेगा, तो वो कैंसिल किस तरह से करेगा, कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या होगा, वो सारी बातें 29 में आती हैं। फिर अगर तुमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया था या तुम्हारा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया था, अब उसकी रिवोकेशन की बात होगी, तो वो रिवोकेशन कैसे होगी, मतलब रजिस्ट्रेशन दोबारा से कंटिन्यू कैसे होगा, तो वो सारी बातें आपकी सेक्शन नंबर 30 में निकल के आती हैं। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आएगी, तो ये सारी बातें हमें 1 बाय 1 यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे देखो नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब नेचर देखो, यहाँ पे नेचर क्या है, पहली बात रजिस्ट्रेशन जो होता है इस जीएसटी पैन बेस, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पैन बेस होता है और स्टेट स्पेसिफिक होता है, मतलब पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट का कोड नंबर होता है, उससे पता लगता है कि आपने किस स्टेट में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अब वो कह रहे हैं एक रजिस्ट्रेशन जो है वो हर स्टेट का मिलेगा, बट एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन, आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी एक स्टेट में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट मींस अगर मान लो एक स्टेट में तुम्हारे 4 बिजनेस हैं, आपको एक स्टेट में 4 रजिस्ट्रेशन लेने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एक स्टेट में 4 रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होगी जी। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉल्ड जीएसटीएन, 15 डिजिट का ये नंबर होता है, आपको मैंने बोल दिया ना 15 डिजिट का ये नंबर होता है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटिंग देयर इन दिस जीएसटीएन इज मेड अवेलेबल टू एप्लीकेंट ऑन जीएसटी पोर्टल। ये तुम्हें कहां पर दिखेगा, तुम्हारे जीएसटी पोर्टल जो है उस पर तुम्हें तुम्हारा नंबर जो होगा वो शो हो जाएगा। आगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज ए नॉन टैक्स स्पेसिफिक, दैट इज सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टैक्स। ऑब्वियस सी बात है, अब ऐसा नहीं कि तुम्हें सीजीएसटी में अलग करवाना है, एसजीएसटी में अलग करवाना है, तुम्हें यूटी जीएसटी में अलग कराना, ना 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 ना। अगर एक बार तुमने एसजीएसटी एक्ट में करवा लिया तो वो डीम्ड है, तुम्हारा सभी एक्ट के अंदर हो गया, अलग अलग एक्ट में करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो ये जैसे मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वीजी स्टडी हब का 09, अब 09 स्टेट कोड है, तो 09 जो स्टेट कोड है वो यूपी का है। मेरा जो ऑफिस है वो इंदिरापुरम का एड्रेस दे रखा है, तो इंदिरापुरम यूपी का पहला 09 हो गया। फिर ये 10 डिजिट हमारे पैन कार्ड के हो गए, 1 मतलब 1 रजिस्ट्रेशन, उस स्टेट में एक ही मेरा रजिस्ट्रेशन है, और ये Z जो है ये बाय डिफॉल्ट नंबर है, और ये 2 जो है ये चेकसम नंबर है, ये भी गवर्नमेंट का दिया हुआ है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ये बात ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे सेक्शन 22 ये बात कहता है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, भाई कौन कौन से पर्सन जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लाइबल हैं। पहला, अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी पर्सन की टर्नओवर जो है, अगर किसी पर्सन की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएगी तो आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। सर ये थ्रेशोल्ड लिमिट वही है जो आप कह रहे थे 10 लाख होती है, 20 लाख होती है, 40 लाख होती है, आंसर इज यस। सर कहां 10 लाख है, कहां 20 लाख है, कहां 40 लाख है, कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने आ जाएगा कि कहां 10, कहां 20 और कहां 40 है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो जो नए वाली कंपनी है, मतलब
ट्रांसफरी कंपनी है उनको फिर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 22 में सेकंड पॉइंट ये निकल के आ रहा है। देखो, ट्रांसफरी कंपनी लाइबल फॉर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस, ये बात ध्यान दो। अब अगर देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट, यहां पे कोई रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती, मतलब इस केस में तुम्हें करवाना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। फिर अमलगामेशन, डी मर्जर, मर्जर वाले केस में अब अगर अमलगामेशन है, मर्जर है, डी मर्जर है, तो पुराने वाली कंपनी तो बंद हो गई, नए वाली कंपनी कंटिन्यू करेगी। तो नए वाली कंपनी जो है कौन सी, अमलगामेटेड कंपनी, कौन सी कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट यहां पर यह बात कहना चाह रही है। उसके बाद देखो, अब यहां पे देखो थ्रेशोल्ड लिमिट कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चे यहां पे कान खोल के सुन लेना मेरी बात, मैं आपको दोबारा बोल दूं, ये थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो इनमें से बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। सबसे पहली बात, आपको 4 स्टेट के नाम याद करने हैं। कितनी स्टेट के नाम याद करने हैं आपको, 4 स्टेट के नाम याद करने हैं। कौन कौन सी, पहला है मणिपुर, मेरे पीछे बोलो हनी, पहला क्या निकल के आ रहा है, पहला है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड, चौथा है त्रिपुरा। दोबारा बोलो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। एक बार फिर बोलो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो यहां पर हम ऐसे याद कर सकते हैं, MMTN, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। इन 4 स्टेट में चाहे तुम गुड्स में डील करो, चाहे तुम सर्विस में डील करो, चाहे गुड्स एंड सर्विस में डील करो, चाहे तुम किसी में भी डील करो, हर केस में जो लिमिट एप्लीकेबल होगी वो 10 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। मतलब चाहे गुड्स में डील कर रहे हो, सर्विस में डील कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहे हो, किसी भी चीज में डील कर रहे हो, हर केस में लिमिट तुम्हारी 10 लाख रुपए की है, अगर आप इन 4 स्टेट में काम कर रहे हो, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, फिर हमारी यहां पे 6 स्टेट निकल के आती हैं। अब 6 स्टेट कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, मेघालय हो गया, पौंडीचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया। सर इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको हम याद करेंगे ATMPSU। इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको हम याद करेंगे PSU ATM। मतलब अगर आप PSU में काम करोगे तो तुम्हारे ATM भरे रहेंगे। तो PSU ATM का मतलब क्या होता है, पौंडीचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय। दोबारा बोलेंगे, पौंडीचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय। इन 6 स्टेट में अगेन आप चाहे गुड्स में काम करो, चाहे सर्विस में काम करो, हर केस में जो लिमिट एप्लीकेबल है वो 20 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है। तुम किसी में भी डील करोगे, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां डील कर रहे हो, अगर इन 6 स्टेट में किसी भी तरह में डील करोगे तो 20 लाख रुपए की लिमिट है, चाहे वो गुड्स में हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो दोनों में हो। अब बाकी जो अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट या यूटी, अदर स्टेट में क्या होगा, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, फिर उसके बाद यहां पर आपका केरला हो गया, गोवा हो गया, पंजाब हो गया, असम हो गया, दमन हो गया, JNK हो गया, ये सारे, राजस्थान हो गया, ये सब के सब। अगर इन स्टेट में सर्विस में डील कर रहे हो, अगर सिर्फ सर्विस में डील कर रहे हो, लिमिट 20 लाख की है। अगर आप गुड्स एंड सर्विस दोनों में डील कर रहे हो, लिमिट 20 लाख की है। अगर आप 7 गुड्स में डील करो, 7 गुड्स कौन से, अब 7 गुड्स वहां था ना, याद करो कॉम्पोजिशन वाले में था, पति को ईंटें मारो, तो 4 थे पति, फिर 4 ब्रिक्स। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे एरिएटेड वाटर नहीं है, यहां पर हम बोलते हैं टिप, यहां पर हम बोलते हैं टिप और 4 तरह की ब्रिक्स। दोबारा बोलूंगा, टिप और 4 तरह की ब्रिक्स। अब टिप का मतलब टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला और 4 तरह की ब्रिक्स होगी। इन 7 गुड्स वाले केस में लिमिट एप्लीकेबल है 20 लाख की। और फिर एनी अदर गुड्स जो होगा लिमिट 40 लाख रुपए की होगी, ये बात ध्यान दो। तो बाकी सब केस में लिमिट 40 लाख की है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, मेरे फादर की आज हरियाणा में हैंडलूम की दुकान है, मेरे फादर की आज हरियाणा में हैंडलूम की दुकान है। चेक करो, मेरे फादर वाले केस में लिमिट 40 लाख है। आपके फादर की AC की दुकान है, AC बेचने की, या आपके फादर की हार्डवेयर की दुकान है, आपके फादर की मान लो फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर की दुकान है और दिल्ली में दुकान है, 40 लाख की लिमिट है। तो 40 लाख की लिमिट कहां पे लगेगी, 40 लाख की लिमिट अदर स्टेट में लगेगी, और अदर स्टेट में भी तब लगेगी अगर मैं इन ऊपर वाली 2 कैटेगरी में कवर नहीं होता, तब लिमिट जो है वो 40 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी। ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है, पक्का पक्का।
तो यहाँ पर आपकी लिमिट है, एक बार फटाफट दोबारा बोल देते हैं। पहली बात, 4 स्टेट अलग हैं, 6 स्टेट अलग हैं, अदर स्टेट अलग हैं। 4 स्टेट वाले केस में लिमिट कितनी एप्लीकेबल होगी? 4 स्टेट वाले केस में लिमिट एप्लीकेबल होगी हमेशा 10 लाख। 6 स्टेट वाले केस में लिमिट कितनी एप्लीकेबल होगी? 6 स्टेट वाले केस में हमेशा लिमिट एप्लीकेबल होगी 20 लाख। अदर स्टेट वाले केस में अगर आप सर्विस में डील कर रहे हो 20 लाख। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल टिप वाले और ब्रिक्स वाले केस में डिस्कस कर रहे हो तो भी आपकी 20 लाख। अगर आप अदर गुड्स में डील कर रहे हो तब जाके लिमिट जो है वो 40 लाख की आएगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? बोलो जी, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? क्या डन? लॉक कर दें इसको जी? क्या इसको पैक कर सकते हैं? पक्का पक्का आगे बढ़ जाएं। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे अगला सेक्शन आ रहा है, दैट इज सेक्शन नंबर 24, मैंडेटरी और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मैंडेटरी और कंपलसरी का मतलब क्या है? मैंडेटरी और कंपलसरी का मतलब यह है कि गवर्नमेंट कह रही है इन केस में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, मतलब कोई भी 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं। अगर तुम इसमें कवर हो जाते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो कंपलसरी है। कोई 10 लाख की लिमिट नहीं, कोई 20 लाख की लिमिट नहीं, कोई 40 लाख की लिमिट नहीं। अगर तुम इसमें कवर हो गए तुम्हें स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। अब यहां पे एक बार चेक करो क्या है, देखो। तो उसने बोला कि यहां पर मैंडेटरी है, मतलब नो थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जिस्ट। रजिस्ट्रेशन देखो क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर बिगिनिंग। बिगिनिंग से मैंडेटरी है। कौन कौन सा? पहला, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करेगा तो करवाना जरूरी है। अब इंटर स्टेट सप्लाई अगर गुड्स में कर रहा है या सर्विस में कर रहा है आफ्टर 20 लाख और 10 लाख। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 10 और 20 लाख के लिए सेक्शन 23 में कवर हो जाएंगे पर्सन नॉट लायबल में। बस अभी इतना ध्यान दो कि जो पर्सन दूसरी स्टेट में सामान सप्लाई करेगा, इंटर स्टेट सामान सप्लाई करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो कंपलसरी है। बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उन्हें भी स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा। उनके हाथ में भी कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो पर्सन आरसीएम में जीएसटी पे करने के लायबल है, हाँ जी, जो पर्सन आरसीएम में जीएसटी पे करने के लायबल है। याद है कुछ सर्विस आरसीएम में कवर होती हैं, हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। कुछ गुड्स आरसीएम में कवर होते हैं। अब जो गुड्स और सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, जिनको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है। उसके बाद देखो जी, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं 95, जो ईसीओ हैं, याद है ईसीओ आपको मैंने कहा था ऑनलाइन वेबसाइट वाले, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फिर गोआईबीबो, बुकिंग.com, मेक माई ट्रिप, ये सभी के सभी इन्हें करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। और कौन से ईसीओ? जो 95 में कवर होते हैं। फिर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, टीडीएस डिडक्टर। याद है टीडीएस वाला पॉइंट आपको मैंने कहा था, गवर्नमेंट टीडीएस काटती है अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होती है। 2.5 लाख तक फिर टीडीएस नहीं है, 2.5 लाख के बाद टीडीएस है। अब जो टीडीएस डायरेक्टर हैं, जो टीडीएस काट रहे हैं, उन्हें करवाने की रिक्वायरमेंट होगी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद देखो जी, फिर एजेंट, जो एजेंट होते हैं जी, हाँ नहीं, जो एजेंट होते हैं तो एजेंट वालों को भी करवाना पड़ेगा। अगर आप एजेंट हैं, आप जीएसटी पे करना चाह रहे हैं, आपके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। फिर ऐसे सप्लायर जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। अरे एक बात तो यार, ऑनलाइन जो सामान मिल रहा है तो कोई ना कोई बंदा तो ऑनलाइन सामान बेच रहा होगा ना भाई। मान लो मैंने अपनी बुक्स ऑनलाइन लिस्ट करवाई हुई है, तो मैं सप्लायर हूं जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई करता हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर आप सप्लायर हैं, कौन से? जो 95 में सर्विस है उसको छोड़ के, जो 95 में कितनी सर्विस है? 5, उन 5 सर्विस को छोड़ के अगर मैं कोई दूसरी सर्विस दे रहा हूं या गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे करवाना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद जो ईसीओ टीसीएस पे करते हैं, याद है टीसीएस वाला पॉइंट, या तो ईसीओ जीएसटी पे करता है, या तो ईसीओ जीएसटी पे करता है, या ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता है। तो दोनों केस में करवाना कंपलसरी है, चाहे ईसीओ जीएसटी पे करे चाहे ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखो जी, ओआईडीआर की सर्विस, जो ओआईडीएआर की सर्विस वाले होते हैं उन्हें करवाना कंपलसरी होता है। और जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक चैप्टर है हमारा आईएसडी का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है।
उसके बाद जो ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस दे रहे हैं उन्हें भी करवाना कंपलसरी है, और अदर नोटिफाइड पर्सन अगर कुछ हैं तो उन्हें भी करवाना कंपलसरी है। ये सब कुछ कंपलसरी में है। सर बैकग्राउंड ठीक कर दीजिए, नोट्स नहीं दिख रहे, मोबाइल में प्रॉब्लम हो रही है क्लास लेने में, मतलब ही पैदा नहीं होता क्लास। यार मैं 1 मिनट रुको, कैसी बात कर रहे हो? मैंने अपने फोन में खोल रखी है, क्लास बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। अब फोन तुमने कौन सा ले रखा है? ले, इससे ज्यादा नोट्स और क्या देखोगे बताओ? और कैसे नोट्स दिखेंगे भाई इसमें? हैं नालायक। और बैकग्राउंड में ठीक क्या करना है यार तुम्हें? बैकग्राउंड में क्या दिक्कत आने लग रही है भाई? क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें बैकग्राउंड में? क्या चाहो तुम? नोट्स देखने हैं? ले मेरे बच्चा नोट देखो, आ जाओ, ये लो। अब दिख रहे हैं नोट्स भाई साहब? अब ठीक है, चलो इब आराम तो नोट्स देखते रहो, कोई दिक्कत ना है जी। इब नोट्स देखते रहो जी। चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। हाँ जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरे नोट्स दिख रहे हैं? अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो सेक्शन 24 में कौन कौन से लोग आएंगे जी। तो सेक्शन 24 में कौन कौन से लोग आ रहे हैं? तो ये सभी लोग जो 24 में लिखे हुए हैं, ये सभी लोग जो यहाँ पे 24 में लिखे हुए हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है इन केस में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। इसकी लिस्ट आपको याद करनी है, बस ये बात ध्यान दो। इसकी लिस्ट आपको याद करनी है, बस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? ठीक है जी, क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? तो अब जाके हमारा सेक्शन 24 यहां पर पैक हो जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसकी लिस्ट को एक दो बार लिख के देखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से बनेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। पक्का पक्का डन है? अरे अभी तो तुम कह रहे नोट्स देखने हैं, अभी तुम कह रहे नोट्स देखने हैं, अभी तुम कह रहे मुझे देखने हैं। पहले डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। मेरे को देखना है? मेरे को देखना है? लो फिर नालायक, ये लो, मुझे देख लो, ये लो। ठीक है, मुझे देखते रहो, आराम से देखते रहो, घूरते रहो मुझे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब सेक्शन 22, सेक्शन 22 डन, 24 डन। अब यहां पे 23 पे आ जाओ जी। अब सेक्शन 23 कह रहा है पर्सन नोट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 क्या कह रहा है? पर्सन नोट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नोट लाइबल का मतलब क्या है भाई? गवर्नमेंट कह रही है कि इन लोगों को ना रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है। अब गवर्नमेंट कह रही है इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है। अच्छा, दोनों चाहिए? अल्लाह यार, तुम भी ना यार, वही बात है, ये लो दोनों। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर जी कौन कौन से पर्सन नोट लाइबल में आएंगे। अब यहाँ पर 3 केस तो ये हैं, और यहाँ पे 5 केस ही हैं, मतलब टोटल मिला के 8 केस हैं जो नोट लाइबल वाली कैटेगरी में कवर होते हैं। अब बहुत ध्यान से इनको सुनना जी, बहुत ध्यान से इनको सुनना। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये 3 केस जो यहां पर है, ये 3 केस जो यहां पे है, गवर्नमेंट कह रही है इनकी टर्नओवर चाहे करोड़ों की हो चाहे अरबों की हो, ये मैटर ही नहीं करता, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है। ये लायबल ही नहीं है, चाहे इनकी टर्नओवर जो मर्जी हो। जो इस 3 केस में कवर है, जो इस 3 केस में कवर है। बट जो इन 5 केस में कवर है, जो इन 5 केस में कवर है, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आप इन 5 केस में कवर हैं, अगर आप इन 5 केस में कवर हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना एक लिमिट तक, उसके बाद तुम्हें करवाना पड़ेगा। मतलब इन 3 केस में तो करवाना ही नहीं है, चाहे टर्नओवर जो मर्जी हो, बट इन 5 केस में तुम्हें नहीं करवाना एक लिमिट तक, उसके बाद तुम्हें करवाना है। तो पहले एक बार 3 केस देख लेते, 3 केस कौन कौन से हैं। देखो यहां पर पहला यहां पर यह है पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर नॉट टैक्सेबल और 100% एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इट मींस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आप 100% एग्जम्प्टेड गुड्स और एग्जम्प्टेड सर्विसेज में डील करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो मैं एग्जम्प्टेड गुड्स में डील करता हूं, मैं एग्जम्प्टेड सर्विस में डील करता हूं, तो मुझे करवाना क्यों है? जब मुझे जीएसटी पे नहीं करना तो मुझे करवाने की रिक्वायरमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हें नहीं करवाना अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स और एग्जम्प्टेड सर्विस में डील करते हैं। उसके बाद अगर आप रिवर्स चार्ज वाले सप्लायर हैं,
एक बात तो, अगर मैं आरसीएम वाली सप्लाई करता हूं, मेरे को सारे बच्चे बोलो, अगर मैं आरसीएम वाली सप्लाई करता हूं तो आरसीएम में जीएसटी कौन पे करता है, सप्लायर या रिसीवर? ऑब्वियसली बता रिसीवर, तो मैं तो सप्लायर हूं, मेरे को तो जीएसटी पे करना ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा जो बंदा आरसीएम की सप्लाई कर रहा है उसको भी करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वाला जो आरसीएम वाला सप्लायर है वो भी यहां से बाहर है। तीसरा, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो भी आप यहां से बाहर हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 3 लोग हैं। पहला, अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स या एग्जम्प्टेड सर्विस में डील करते हैं तो बाहर हैं। दूसरा, अगर आप रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई में हैं तो बाहर हैं। तीसरा, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो भी आप यहां से बाहर हैं। इनमें आपको टर्नओवर चेक ही नहीं करने की टर्नओवर कितनी है, इनमें कोई टर्नओवर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां पे आ जाओ, अब ये 5 केस कौन कौन से हैं। पहला, अब गवर्नमेंट कहती है अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं सर्विस की 10 लाख या 20 लाख तक, आपको यहां तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, वैसे याद है इंटर स्टेट वाले केस में सेक्शन 24 आता है, बताओगे मेरे को? थोड़ा बहुत याद करो, इंटर स्टेट वाले केस में सेक्शन 24 आता है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो कि इंटर स्टेट वाले केस में सेक्शन 24 आता है। याद है इंटर स्टेट वाले केस में सेक्शन 24 आता है जी, इंटर स्टेट वाले केस में याद है इंटर। बट वहां पे अब गवर्नमेंट क्या कहती है, इंटर स्टेट वाले केस में 24 तो आता है, बट अगर इंटर स्टेट में सर्विस की सप्लाई कर रहे हो 10 और 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद करवाना पड़ेगा। बट अगर इंटर स्टेट वाले केस में गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें करवाना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे, फिर अगर मान लो इंटर स्टेट है, गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो भी 10 और 20 लाख तक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब अगर अदर गुड्स की सप्लाई कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट के अलावा तो फिर 24 में कवर हो जाओगे, तुम्हें करवाना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस वाले केस 23 में कवर है और गुड्स में हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले केस 23 में कवर है। बाकी जो भी गुड्स की इंटरस्टेट सप्लाई करोगे सब 24 में करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो जी, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वैसे तो इन्हें करवाना कंपलसरी है, बट अगर ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स की वही सप्लाई कर रहे हैं तो 10 और 20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर कोई पर्सन ईसीओ के थ्रू सामान बेच रहा है, याद है 24 अभी हमने किया था, 24 में क्या लिखा था कि अगर आप ईसीओ के थ्रू सामान बेचोगे करवाना कंपलसरी है। 24 ये बात कहता है कि अगर आप ईसीओ के थ्रू सामान बेचोगे करवाना कंपलसरी है। अब मान लो मैं ईसीओ के थ्रू सामान बेच रहा हूं बट इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सेम स्टेट में सप्लाई है, तो गवर्नमेंट कह रही 10, 20 और 40 लाख तक तुझे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद तू करवा सकता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई होनी चाहिए और टर्नओवर इतनी होनी चाहिए। और लास्ट में, अगर आप सर्विस के सप्लाई, अगर पर्सन कोई सर्विस का सप्लायर है और वो ईसीओ के थ्रू सर्विस की सप्लाई कर रहा है जो 95 में कवर हैं, वो 5 सर्विस, तो 10-20 लाख तक करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद आपको करवाना पड़ेगा। सर इतनी सारी चीजें याद कैसे होंगी? याद होने का एक ही तरीका है, आपको मैंने बता दिया। हेलो भाई साहब, ओए ओए, हेलो ओए, इधर एक ही तरीका है। जब मैंने क्लास खत्म की दोबारा से आधा घंटा लगाकर एक बार दोबारा से पढ़ लिया, फिर तुम्हें याद हो जाएंगे। बट ये याद करने बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है कि पर्सन नोट लायबल में कौन कौन आएगा। तो वहां ये सारे 8 लोगों की लिस्ट लिख के आनी पड़ेगी, तब जाके हमें पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। हाँ जी, क्या क्या बात है नोरा, क्या दिक्कत आ रही है नोरा? ये दिक्कत आने लग रही है? हमारे बच्चे डिस्टर्ब कर रखे बिल्कुल ही, बीच में घुस रही नोरा। सीए तो ऊपर भी इको के टू सर्विस, सीए क्या कह रहे हो? डन सर, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे देखो सेक्शन 24 तक हो गया, अब यहाँ पे 26 पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे 26 देखो, 26 क्या? 26 है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन एसजीएसटी एक्ट में करवा लिया तो क्या तुम्हें सीजीएसटी में अलग से करवाना पड़ेगा? अगर आपने एसजीएसटी एक्ट में करवा लिया तो क्या तुम्हें रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी एक्ट में करवाना पड़ेगा? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी एक्ट में करवाना पड़ेगा? नहीं। अगर आपने एसजीएसटी में करवा लिया तो डीम्ड है कि वो सीजीएसटी में भी हो ही जाएगा। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है मान या ना मान, मानना पड़ेगा, तुम्हारा सीजीएसटी में भी हो चुका है, अलग से करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर
आईटीसी टैक्स का भी शेड्यूल बता दो है, इनकम टैक्स का भी। इनकम टैक्स का कोई रिवीजन का क्लास का प्लान नहीं है जी, ऐसे बीच में मेरे को बिना बात के कमिटमेंट मत डलवाओ। इनकम टैक्स का मैंने ऑलरेडी मैराथन डाल रखी है, 2 मैराथन मेरी हो चुकी हैं, बस 1 2 3 चैप्टर मेरे बच्चे हैं जो मुझे बताने हैं। इसके बाद मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है, इसके बाद मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है भाई मेरे। हाँ, पहले मैं जीएसटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, जो हमने सारे चैप्टर किए हैं, कम से कम 5 से 6 दिन बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, खूब खूब प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। टीडीएस टीसीएस का हो चुका है जी, पेमेंट वाले चैप्टर में कल याद करो हमने टीडीएस और टीसीएस किया था जी। अनुज हो चुका है, लास्ट क्लास अगर कल वाले देखोगे ना, जिसमें पेमेंट ऑफ जीएसटी मैंने करवाया था, उसके अंदर ही टीडीएस टीसीएस की बात मैंने की थी। डन। लॉक करें, टाइमिंग सेम रहेगी, टाइमिंग सेम रहेगी जी। मैराथन राधिका इनकम टैक्स की हो चुकी है, मैंने लाइव में मैराथन ली थी जी, मैंने अभी लाइव ही मैराथन ली थी इनकम टैक्स की। आओ अब एक बार फटाफट से आओ जी, अब यहाँ पे सेक्शन 26 के बाद यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आओ सेक्शन 25 रेड विद सेक्शन नंबर 27, मतलब 25 रेड विद सेक्शन नंबर 27। अब ये समझो पहले है क्या जी, ये कह रहा है वेयर व्हेन हाउ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड स्पेशल प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ एनआरटीपी और सीटीपी। मतलब जो लोग नॉन रेजिडेंट होते हैं और जो लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सारी बातें यहां पे हैं। मतलब जो एनआर और सीटीपी होते हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सारी बातें यहां पे हैं। अब यहां पे एक बार चेक करो क्या लिखा हुआ है जी, अब यहां पे एक बार चेक करो, अब यहां पे एक बार चेक करो, इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे चेक करो, पहली बार सेक्शन नंबर 25 पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर 22 और 24। तो पहली बार जब आप लाइबल हो जाओगे तो लाइबल के 30 दिन के अंदर तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के, लाइबल के 30 दिन के अंदर तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। सीटीपी और एनआर वाले केस में क्या होता है, सीटीपी एनआर वाले केस में कोई 30 दिन नहीं होते, जब तुमने बिजनेस कमेंस किया उससे 5 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब वैसे तो लाइबल के 30 दिन में करना होता है, बट एनआर और सीटीबी वाले केस में बिजनेस कमेंसमेंट के 5 दिन पहले करना पड़ता है। देखो यहाँ पे जी, तो बिजनेस कमेंसमेंट के 5 दिन पहले तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर ए पर्सन हु मेक्स अप्लाई फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर, याद है वो TWI, तो वो पानी जिस भी स्टेट के नियरेस्ट होगा तो रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में होगा। फिर भाई पानी में तो होगा नहीं ना, तो वो पानी जिस भी स्टेट के पास होगा उसको वही स्टेट मान के हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अगर 30 दिन में नहीं किया तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, नहीं करवाने की पेनल्टी लगा देंगे, और क्या करेंगे जी, आपके ऊपर लेट फीस लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर वही लिखे है जी, आपके जो नियरेस्ट पॉइंट है वहां पे तुम्हें करवाना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे आओ सेक्शन 27 एनआरटीपी और सीटीपी वाले केस में क्या है जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, पहले एक बात बताओ, आप मेरे को बताओगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में क्या फर्क है, कोई मेरे को बताना चाहता है जी। मेरे को सारे बच्चे बोले क्या सीटीपी और एनआरटीपी इन दोनों की डेफिनेशन में क्या फर्क है, बताओ इन दोनों की डेफिनेशन में क्या फर्क आएगा जी, जल्दी बोलो फटाफट से। सीटीपी कौन होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, एनआर कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि इन दोनों का ना कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। आपने देखा कई बार वो बंदर होता है, मंकी होता है, मंकी ऐसे भागता है, यहां से वहां भागता है, वहां से यहां भागता है, इधर उधर भागता रहता है, तो उसका ना कोई फिक्स प्लेस नहीं होता काम करने का। तो सीटीपी जो होते हैं या एनआरटीपी जो होते हैं, इनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। अब एनआर का तो इंडिया में ही नहीं होता, एनआर का तो इंडिया में ही नहीं होता, और सीटीपी का उस स्टेट में नहीं होता जहां पे वो काम करने जा रहा है। दोनों के अंदर फर्क है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, एनआर का तो पूरे इंडिया में नहीं है, और सीटीपी का उस स्टेट में नहीं है जहां पे वो काम करने जा रहा है, उसको बोलते हैं सीटीपी या एनआरटीपी। फिर इन्हें रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, 5 दिन पहले, बिजनेस कमेंसमेंट के 5 दिन पहले इनको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन।
क्लियर है नहीं। और फिर इनको एडवांस टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स में था ना एडवांस टैक्स, वो सीटीपी और एनआरटीपी वाले केस में है। क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है भाई तुम भगोड़े हो, तुम क्या हो, भगोड़े हो, तुम भाग सकते हो, अगर तुम भाग गए हम रिकवरी किससे करेंगे भाई। तो तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारा हमारे कंट्रोल में होना जरूरी है, इसलिए तुम्हें एडवांस टैक्स पे करना है। भूल चूक लेनी देनी, बाद में तुम्हारा और बनेगा और पे कर देना, नहीं बनेगा हम तुम्हें रिफंड करेंगे, बट तुम्हें अभी एडवांस टैक्स पे करना होगा सीटीपी और एनआरटीपी वाले केस में। क्या बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और सुनो। अब रजिस्ट्रेशन जो है वो कितने दिन का मिलेगा, रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा जितने दिन का तुम बोलोगे वो, और 90 डेज विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम 90 डेज तक का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिल सकता। और अगर उसके बाद लेना है तो आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, एक्सटेंशन 90 दिन का और मिलेगा, तो 90 प्लस में 90 टोटल 180 डेज का रजिस्ट्रेशन तुम कलेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट से, ये बात ध्यान देना चाहिए। अब देखो यहां पर सर, मतलब हाँ सीटीपी तो रेजिडेंट ही होता है, सीटीपी रेजिडेंट होता है और एनआरटीपी जो होता है वो नॉन रेजिडेंट होता है जी। देखो यहां पे क्या लिखा है, सीटीपी की डेफिनेशन देखो यहां पे क्या है। तो जहां पे रजिस्टर्ड बिजनेस some state but wants to effect supply from some other state in which he does not have any fixed place of business, such person need to be registered in a state from where he seek the registration। अब यहाँ पे क्या है, अब एज ए पर्सन हु occasionally undertake transaction involving supply of goods or service or both in the course of furtherance of business whether as a principal agent in any other capacity or in a state or UT where has no fixed place of business, further he cannot exercise the option to pay tax under कॉम्पोजिशन स्कीम। ये बात तो हमने पहले भी की थी। फिर यहाँ पे कृष्ण देव एंड कंपनी एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इज रजिस्टर्ड इन राजस्थान, इट विश टू पार्टिसिपेंट इन ए 5 days बिजनेस एग्जीबिशन बीइंग हेल्ड इन दिल्ली। तो इज दिस केस कृष्ण देव एंड कंपनी हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आंसर इज यस, बिल्कुल लेना पड़ेगा और दिल्ली में लेना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे आओ एनआर। अब ये एनआर तो फिरंगी होते हैं, एनआर फिरंगी होते हैं, इनका इंडिया में ही कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, बट इनको अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे एंड नॉन रेजिडेंट जो हैं वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आते हैं। बट हाँ यहां पर ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि इनका पूरे इंडिया में ही कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, अप्लाई करना पड़ेगा 5 दिन पहले, इनको भी एडवांस टैक्स यहां पे जमा करवाना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। सात्विक, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे, लिमिट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। आपसे वो लिमिट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ यहाँ पे लिमिट क्या है और कितने दिन में अप्लाई करना पड़ेगा, कब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जी आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये देखो इनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है ना। अब उसके बाद यहाँ पर देखो 5 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चेक करना, इनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एडवांस टैक्स भी यहाँ पे देना पड़ेगा जी। आपको यहाँ पे एडवांस देखो, अच्छा वैलिडिटी कितने दिन की होती है, वैलिडिटी होती है जितने दिन का आप बोलोगे वो, और 90 डेज विच एवर इज लेस, और 90 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा एक बार। और फिर इनको यहाँ पे एडवांस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा टैक्स एस्टिमेशन बेस पे, बस ये पर ध्यान दो। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑफ लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशन, अगर लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशन है 180 डेज से ज्यादा के हैं, फिर एज ए सीटीपी और एनआरटीपी तुम काम नहीं कर सकते, फिर तुम्हें एज ए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पर्सन रजिस्टर्ड लेना पड़ेगा। देखो वही लिखा है कि अगर इतने दिन से ऊपर है तो कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सीटीपी एंड सच पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? डन। अब यहां पे क्रक्स देख लो, क्रक्स क्या है एक बार चेक करना, क्या तुम्हें क्रक्स पल्ले पड़ रहा है। पहली बात, पहला फॉर्म 1 एनआर वाले केस में 9 एडवांस टैक्स दे दिया। फिर आप क्या करोगे, मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ओनली आफ्टर इश्यूएंस ऑफ आरसी, आरसी कितने दिन का, मतलब 90 दिन का। फिर एक्सटेंशन पॉसिबल है, एक्सटेंशन के लिए आरईजी 11 भरना है, साथ में एडिशनल इनकम टैक्स देना है, एडिशनल जीएसटी जो भी बनेगा, और फिर 90 दिन का और मिलेगा 180 डेज तक। एक्सटेंशन पीरियड बियॉन्ड 180 डेज नॉट पॉसिबल। टेक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, नो एडवांस टैक्स, सरेंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पुराने वाला, और फिर तुम्हें यहाँ पे नए वाला मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। ये बात यहाँ डायग्राम में लिखी हुई है। हाँ एनआरटीपी का तो कंपलसरी है, एनआरटीपी का तो कंपलसरी है।
बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल दो। ओए ओए, त्रिशूल, हाँ, क्या दिक्कत है? उठ, उठ के, उठ के बैठना लायक। डन जी। बोलो 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 बोलो, शाबाश 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 शाबाश। बोलो मेरे बच्चों, ओए मेरे भिंडी कलर के बच्चों, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, बोल मेरे बच्चे, बोलता क्यों नहीं है? डन जी। चलो, अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है टर्नओवर। अब ये टर्नओवर तो वैसे हमने कॉम्पोजिशन स्कीम में निकालना सीख रही थी, याद है? सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई आती है, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई, एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल, सब आती है। और क्या नहीं आता जी? जल्दी बोलो, क्या नहीं आता? तो क्या नहीं आता? एक तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं आता था, एक जीएसटी और सेस नहीं आता था, ठीक है? और इंटरेस्ट, डिस्काउंट, जीएसटी, सेस, और एक हाँ इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली नहीं आती थी। अब गवर्नमेंट कह रही है सेम एग्रीगेट टर्नओवर निकालने का तरीका वही है जो कॉम्पोजिशन में, बस एक फर्क है, वहां पर इंटरेस्ट और डिस्काउंट को जोड़ते नहीं थे। जब रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर निकालोगे तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट को जोड़ना है। मतलब रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर निकालते हुए सिर्फ दो चीजें बाहर करनी है। एक तो क्या बाहर करना है? एक तो क्या बाहर करना है? एक तो बाहर करना है, बोलो क्या करना है? एक तो बाहर करना है इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली, दूसरा बाहर करना है जीएसटी और सेस। बाकी सब कुछ हमें कवर करके चलना है। देखो इंक्लूड्स में सारा कुछ आएगा, इंटरेस्ट डिस्काउंट भी आ जाएगा, और क्या बाहर करेंगे? जीएसटी और सेस, और इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम वाली है वो यहां से बाहर हो जाएगी जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब यहाँ पे देखो ये आधार ऑथेंटिकेशन, आज तो वैसे आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया, आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। करवा दोगे 7 दिन में सर्टिफिकेट तुम्हारे घर में आ जाएगा। अगर नहीं कराओगे, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, घर में तुम्हारे ऑफिसर आते हैं, फिर वहां पर 30 दिन का टाइम लगता है। 30 दिन के अंदर तुम्हें रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट होता है, अगर आधार आपका फेल हो जाता है। और अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन ओके है तो 7 दिन के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ जी। देखो, अच्छा, क्या आप मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो? ले सकते हो। और फिर यहां पर अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से वॉलंटली भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, पर्सन ऑब्टेन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अब उसको क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट। याद है डिस्टिंक्ट पर्सन? अगर आपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो आप सब डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाओगे। और आपकी एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में है जो अनरजिस्टर्ड है, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट दूसरी स्टेट में है जो रजिस्टर्ड है, इसको भी हम ऑब्वियस सी बात है फिर हम क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। पैन मैंडेटरी है, बिना पैन कार्ड के काम नहीं हो सकता जी। सर इनवर्ट सप्लाई एफसीएम भी है ना? भरे इनवर्ट सप्लाई एफसीएम तो वैसे ही बाहर है, इनवर्ट सप्लाई तो लेनी नहीं है। इनवर्ट सप्लाई आरसीएम वाली क्यों बाहर निकाले? उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें लाइबिलिटी आपको पे करनी है। फॉरवर्ड चार्ज की तो इनवर्ट सप्लाई वैसे ही यहां से बाहर है जी। आगे देखो, आरपी और आधार ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी आपको जी, ठीक है? उसके बाद फिर यहां पर, अब यहां पे एक बार चेक करना, देखो जी, किन किन को आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली बात, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पीएसयू, और जो यूआईएन वाले हैं, इनको करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आधार ऑथेंटिकेशन। बस ये बात ध्यान दो। सच ए बोरिंग चैप्टर, छोड़ देते हैं। सॉरी रजिस्ट्रेशन, तू बहुत बोरिंग है, हम तुझे नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पेपर में भी आया ना 15 नंबर का, तुझे बोरिंग कह के छोड़ देंगे मेरे बच्चे, क्योंकि यहां मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ने का, मेरे को मजा चाहिए। अबे नालायकों, चुप करके पढ़ लो। सच ए बोरिंग चैप्टर, यू आर सो एंटरटेनिंग ना, नालायक। अगले पॉइंट पर आओ जी। यहां पे देखो जी, अब यहां पे अमेंडमेंट कैसे करवानी है। यूआईएन होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद करो ना। ओआईडीआर वाला क्या हो गया तुम्हें? सप्लाई के चैप्टर में ओआईडीएआर था ना, तो ओआईडीएआर वाले जीएसटी कैसे पे करते थे? यूआईएन के बेस पे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम पे। मतलब मेरे को समझ है, तुम्हें हर चैप्टर के अंदर मरे चाहिए भाई साहब। तुम्हें लग रहा कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है कि सिर्फ तुम्हें मजे आने चाहिए, चैप्टर कुछ भी हो जी? नालायक, पढ़ाई से मतलब रखो ना। सच ए बोरिंग चैप्टर, कम ऑन ड्यूड, व्हाट आर यू डूइंग मैन? व्हाई आर यू सो बोरिंग? प्लीज गिव मी एंटरटेनमेंट। हाँ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आ जाओ अमेंडमेंट। अब यहां पे आओ अमेंडमेंट।
एक बात मेरे को बताना, क्या हमें रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करनी पड़ सकती है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या हमें रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करनी पड़ सकती है? बिल्कुल करनी पड़ सकती है, बिल्कुल करनी पड़ सकती हैं, 100% करनी पड़ सकती हैं। जैसे अब अमेंडमेंट तीन तरह की होती हैं, या तो होती है कोर फील्ड अमेंडमेंट। क्या होती है? कोर फील्ड अमेंडमेंट, इसको मेन फील्ड अमेंडमेंट भी कहते हैं। या फिर होते हैं अदर चेंजेस छोटे मोटे, या होता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैं आपसे एक बार जानना चाहता हूं, देख के तुम्हें तरस आ रहा है। एक बच्चा ना बेचारा ना बड़ा अपने आप से, कई बार ना, अच्छा कई बार क्या होता है, अपने आप से हम परेशान होते हैं, नींद ही बहुत आती है हमें, कोशिश करते हैं हम रोकने की, नींद रुकती नहीं। मैं देखता हूं, मतलब घर वालों को लग रहा है बेटा यूट्यूब पर बैठा कितना पढ़ रहा है, बट उनको नहीं पता ना मेडिटेशन कर रहा है। ऐसे बैठ गया, हाँ कहा बस सर, एक अब पढ़ाओ। बाद में देख लूंगा, नींद आ रही है ना, गाबा सर ने एक बार कहा था, या तो सो जाते हैं या पढ़ लेते हैं। अब नींद आ रही है तो सो ही जाते हैं, फिर जब उठूंगा ना तो पढ़ लूंगा, बस फिर बैकलॉग रह गया, नालायक कहीं के। इधर देखो ध्यान से जी, अब यहां पे सुनो, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, 10, एक बच्चा भाई साहब मैसेज करा, कह रहा 10 दिन में सीएस कैसे बने? वैसे ही जैसे तुम बनते हो, आंखें बंद कर लो, सपना देख लो, उसमें देखो सीएस बन गए, बन गए। 10 दिन, 10 दिन तो बहुत दूर की बात है, 2 मिनट में, 2 मिनट में सीएस बना दूंगा, तुम्हें 2 मिनट में सीएस बना दूंगा, 2 मिनट के अंदर सीएस, इतनी पावर में अंदर है, सपने में बना दूंगा तुम्हें। चलो आओ सुनो ध्यान से जी, अब एक बार यहां पे आ जाओ। अब मुद्दा निकल कर है अमेंडमेंट। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात मेरे को बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का मतलब क्या है? जैसे आज मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अच्छा अगर मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप को अगर मुझे पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करना है, या प्रोप्राइटरशिप को मुझे कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो आपको नहीं लग रहा मेरे बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल जाएगा? सारे बच्चे बताना, आपको नहीं लग रहा मेरे बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल जाएगा? भाई अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कहां प्रोप्राइटरशिप और कहां कंपनी, कहां प्रोप्राइटरशिप कहां पार्टनरशिप फर्म? तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल रहा है तो भैया पुराना रजिस्ट्रेशन खत्म, नया लेना पड़ेगा, बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पुराना चुप करके कैंसिल कर दो, सरेंडर कर दो, नए के लिए अप्लाई करो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल चुका है। तो फॉर्म भरो जीएसटी आरईजी 1, ये तुम्हें फॉर्म भरना पड़ेगा। ये तो गया ये। फिर दूसरा गवर्नमेंट कह रही है छोटे मोटे चेंज, आधार, तुम्हें फोन नंबर चेंज करना है, मेल आईडी चेंज करनी है। आज तो पता, आजकल तो तुम्हें पता होगा, अपना वेबसाइट पे तुम जाते हो, वहां पे कई बार एडिट करना पड़ता है, तो वो ओटीपी मांगता है, ओटीपी, फिर तुम ओटीपी देते हो, फिर वो एडिट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो फोन नंबर, आधार नंबर तो आप नॉर्मली जीएसटी आरईसी 14 अप्लाई करोगे, और जैसे आप सबमिट करोगे तुरंत अमेंडमेंट हो जाएगी, और ये होगा ओटीपी के माध्यम से। ये होंगे छोटे मोटे चेंज, ये होंगे छोटे मोटे चेंज, ठीक है जी। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे देखो लीगल नेम ऑफ बिजनेस। अगर आपको लीगल नेम चेंज करना है, याद है आपको मैंने अपना रजिस्ट्रेशन खोल के दिखाया था, वहां पर लिखा था लीगल नेम ऑफ बिजनेस में वीजी स्टडी हब, याद है वीजी स्टडी हब, आपको मैंने ओपन करके दिखाया था। अब गवर्नमेंट कह रहा है तुम्हें वो चेंज करना है, या तुम्हें प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज करना है। जैसे मान लो इंदिरापुरम से मेरे को दिल्ली करना है, या दिल्ली से कहीं तुम्हारे फादर के रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस दे रखा है प्लेस ऑफ बिजनेस का, पापा वो चेंज करना चाहते हैं, तो यहां पे जाए। कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई डायरेक्टर आ रहा है, कोई डायरेक्टर जा रहा है, ये सारी की सारी बातें यहां पे निकल के आती हैं। तो फिर गवर्नमेंट कहती है ये सब जो है, ये सब मेन चेंजेस हैं, ये सब क्या है? मेन चेंजेस हैं। मतलब कोई पार्टनर का आना जाना, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस बदलना, ठीक है ना, आपका
आपका प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस के अलावा आपका लीगल नेम वो बिजनेस बदलना, अब यहाँ पे कैसे करेंगे जी? आप यहाँ पे देखो जी, चेंज इन रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन के अंदर ये अप्लाई करना है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं REC 14 में। साथ में डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। फिर वो पीओ, पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर, मतलब जीएसटी ऑफिसर वेरीफाई करेगा। क्या वेरीफाई करेगा? कि अमेंडमेंट वारंटेड प्लस में डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड। अमेंडमेंट वारंटेड प्लस में डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड मतलब क्या तुम्हारी अमेंडमेंट आनी चाहिए और क्या तुम्हारी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। अगर हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर अमेंडमेंट हो जाएंगी। REC फॉर्म नंबर 15 ऑर्डर पास हो जाएगा। REC 15 जी, REC 15 जो है वो तुम्हारा ऑर्डर पास हो जाएगा। अब यहां पे आता है कि अगर मान लो अमेंडमेंट नॉट वारंटेड, तुमने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए वो कंप्लीट ही नहीं है। अब डॉक्यूमेंट तुम्हारे कंप्लीट नहीं है, अब डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट नहीं है तो बताओ अमेंडमेंट कैसे होगी जी? तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में क्या होगा, तुम्हें शो कॉज नोटिस देंगे और फिर तुमसे रिप्लाई मांगेंगे कि बताओ हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें। अभी भी हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं कि हो सकता है कि हम तुम्हारा RC कैंसिल ना करें। अब ये देखो जी, आप रिप्लाई करोगे, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो आपकी अमेंडमेंट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपकी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा REC फॉर्म नंबर 15 के अंदर। बस ये पर ध्यान दो जी। तो ये सारी बातें आपकी मोटा मोटी यहां पे निकल के आ रही हैं अमेंडमेंट करवाने के लिए। बट एक बार बता दूं, प्रोसीजर नॉर्मली आपके एग्जाम में नहीं आएगा जी। मतलब ये वाला प्रोसीजर वाला मुद्दा आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछेंगे, बट तुमसे ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन में हो सकती है। मेन फील्ड अमेंडमेंट हो सकती है, फिर आपकी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन वाली अमेंडमेंट हो सकती है, फिर आपकी अदर अमेंडमेंट हो सकती है। ये 3 तरह की अमेंडमेंट जो होती हैं वो रजिस्ट्रेशन के अंदर होती हैं। डन? हाँ जी। हाँ जी, डन। लॉक करें इसको निर्भी? चलो बेटे बाहर चलो, क्लास चल रही है। डन जी। चलो अब एक बार यहाँ पे आ जाओ। तो ये अमेंडमेंट करवाने के लिए कि आपको अमेंडमेंट कैसे करवानी है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि अगर मान लो मोबाइल नंबर में चेंज कराना है, मेल आईडी में चेंज करवाना है, तो फिर वो कैसे होगा? ओटीपी, ओटीपी के माध्यम से होगा जी। वो कैसे होगा? ओटीपी के माध्यम से होगा। बस ये पर ध्यान दो जी। डन। आओ अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे आ जाओ, ये है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी, ये बात ध्यान देना। और इस बार के एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में कंफर्म यहां से क्वेश्चन आएगा जी। इस बार के तुम्हारे एग्जाम में कंफर्म कह रहा हूं, कंफर्म। याद रखना, सेक्शन 29 में से पूरी पूरी उम्मीद है क्वेश्चन बनने की। एक तो 29 में से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है मुझे, एक 22 में से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है और एक 24 में से उम्मीद है। इन्हीं तीनों में से तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 5 नंबर का। अब ये नहीं पता 22 में से बनेगा या 24 में से बनेगा या 29 में से बनेगा, बट ये कंफर्म है कि इन तीनों में से ही बनेगा। अब ये सेक्शन 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29 आपने एकदम इजी वे कर दिया कॉन्सेप्ट को। थैंक्स बेटे, इजी तो मैं कर रहा हूं बट याद भी तो होने चाहिए। पता है, मतलब मेरे को कई बार इतना लगता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बट आप जब तक खुद एक बार नहीं पढ़ोगे ना, चीजें याद नहीं होंगी सर। ठीक है, देखो मुझे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरे पास टाइम लगा, मैं इनकम टैक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसकी भी रिवीजन करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। आप मेरी टेंशन छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने को तैयार हूं। बट मैं कह रहा हूं जब तक तुम खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, नंबर तुम्हारे नहीं आएंगे। बस ये बात ध्यान देना, सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और जो आजकल के बच्चे ना, आजकल कहते हैं जेंजी,
जैसे मैं भी शायद पता नहीं जेनजी में हूं या नहीं हूं, 92 का मेरा बर्थ है, तो पता नहीं मैं को जेनजी में हूं या नहीं हूं, बट अगर मैं भी जेनजी में हूं, बट मैं वो जेनजी नहीं हूं जो तुम जेनजी हो, तुम झेंजी हो, तुम झांझी हो नालायक। तुम्हारा पूरे डिपेंडेंसी रहती है टीचर के ऊपर कि अगर टीचर कराएगा तो हम करेंगे, टीचर नहीं कराएगा तो हम नहीं करेंगे। एक बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा है, कह रहा आपने कैपिटल गेन का ना इस बार रिवीजन नहीं लिया, तो कैपिटल गेन छोड़ दूं? मैंने कहा बेटे उस मैराथन में तो कराया है, मतलब जो मैंने नहीं कराया वो छोड़ दूं? भाई क्यों छोड़ दूं? अरे कुछ भी तो खुद तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना नालायक को, खुद तो मेहनत करोगे। सेल्फ स्टडी की जो बच्चा इंपॉर्टेंस समझ गया वो लगा ले अपने पेपर के रिजल्ट पे पास की स्टैंप लगा रहा है। अभी भी तुम्हारे पास नाना करते भी कम से कम 30 से 32 दिन बचे हैं, अभी भी सेल्फ स्टडी कर लोगे बचे जाओगे। अब अगर भटक रहे हो यूट्यूब पे कि कौन सी वीडियो कब आएगी, मैं यूट्यूब की वीडियो से ही पास हो रहूंगा, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। और अगर तुम रैंकर के इंटरव्यू सुन के कंफ्यूज हो रहे हो तो रैंकर का पूरा इंटरव्यू सुना। रैंकर्स क्या कहते हैं कि हमने सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड नहीं किया, हम यूट्यूब पे रिवीजन क्लास देखने आते थे, फिर बाद में फिर हम खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे। और तुम्हें क्या लग रहा है कि यार तुम्हें, आप समझो मैं आप कहना क्या चाह रहा हूं, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है सेल्फ स्टडी की, बिना सेल्फ स्टडी के पेपर नहीं निकल सकते। प्रॉब्लम क्या पता क्या है तुम्हारी पता क्या, तुम्हारी आदत ही छूट चुकी है। मैं गारंटी कह रहा हूं, मैं रोजी रोटी के ऊपर बैठा हूं, आधा बच्चा सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठता है, होती नहीं है उससे। आपने आपसे पूछ लेना, तुमसे होती नहीं है। पढ़ने के लिए बैठते हो, तुम्हारा पेशेंस लेवल ही खत्म हो गया, फोकस लेवल ही खत्म हो गया। 10 मिनट से ऊपर तुम खुद अकेले नहीं पढ़ सकते, तुम्हें कोई ना कोई वीडियो चाहिए देखने के लिए, जो बहुत गलत चीज है, फ्यूचर के लिए भी गलत चीज है। सेल्फ स्टडी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। रैंक और पास सेल्फ स्टडी से ही हुआ जाता है। ये क्लासेस आपकी हेल्प कर सकती हैं, ये क्लासेस आपके बहुत बढ़िया नंबर नहीं दिलवा सकती जब तक तुम खुद काम नहीं करोगे। हैं? मैं जेनजी नहीं हूं? अच्छा मैं जेनजी नहीं हूं, मैं कौन हूं? मिल मैं कौन हूं? मैं मिलियल हूं, ठीक है, फिर मैं वही ठीक हूं। शुक्र है भगवान का, हे भगवान तूने मेरे को जंजी नहीं बनाया, अगर जंजी बनाता तो पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। नालायक, इधर आओ। अब यहां पे देखो जी, अब यहां पे देखो सेक्शन 29 देखो, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहां पे क्या है कि डिपार्टमेंट आरसी कब कैंसिल करेगा जी, डिपार्टमेंट जो है वो आरसी कब कैंसिल करेगा, या हम अपना रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल करवा सकते हैं। बहुत ध्यान सुनना जी। अरे निर्वी चली गई भाई, एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। निर्वी निर्वी पढ़ा दे आपको, मैं चला जाऊं यहां से, बुलाऊं निर्वी को? अभी क्लास के बाद बुला लूंगा, ठीक है। एक बार क्लास खत्म हो जाएगी ना, पहले ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास के एंड में निर्वी से भी आशीर्वाद दिलवा दूंगा कि हे, बोलूंगा हे निर्वी इनको आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि सब ये बच्चे पास हो जाए। बट निर्वी पता है लास्ट में क्या बोलेगी? सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी पापा। अब यहां पे एक बार आओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब यहां पे गवर्नमेंट देखो क्या कह रही है, सेक्शन 29(1) में गवर्नमेंट क्या कह रही है, 29(1) कह रही है कि यहां पर पीओ मतलब जीएसटी ऑफिसर और असेसी, असेसी मतलब हम लोग, दोनों रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। भाई दोनों के दोनों रजिस्ट्रेशन यहां पे कैंसिल करवा सकते हैं। पीओ में सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब अपनी मर्जी से, पीओ मतलब अपनी मर्जी से, ऑन एप्लीकेशन बाय आरपी, ऑन एप्लीकेशन बाय आरपी, आरपी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब हम लोग की बात हो रही है, या तो मैं या डिपार्टमेंट, बाय हिज लीगल हेयर इन केस ऑफ डेथ कैंसल रजिस्ट्रेशन वेयर। अब कहां कहां? बिजनेस डिसकंटिन्यू। अब सोच के बताओ, अगर बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया या बिजनेस हमने पूरा किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो डिपार्टमेंट हमारी आरसी कैंसिल कर सकता है। आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और हम खुद भी कैंसिल करवा सकते हैं। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, कंपनी फर्म में कन्वर्ट हो गया, अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, या तो तुम खुद करा लो, नहीं तो डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकता है। फिर अगर एक टैक्सेबल पर्सन, अब ये टैक्सेबल पर्सन ही नहीं रहा, मेरी 10 लाख से लिमिट कम हो गई, 20 लाख से लिमिट कम हो गई, 40 लाख से लिमिट कम हो गई,
तो अगर मैं टैक्सेबल पर्सन ही नहीं रहा तो डिपार्टमेंट मेरी आरसी कैंसिल कर सकता है, या मैं खुद भी अपनी आरसी कैंसिल करवा सकता हूं। इन तीनों केस में हम दोनों कर सकते हैं, या तो वो डिपार्टमेंट या मैं। पर अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकता है, तुम नहीं करवा सकते। पहला, पीओ में कैंसल रजिस्ट्रेशन वेयर, कहां पे? आरपी हैज कॉन्ट्रावेंशन सच प्रोविजन, आपने कुछ प्रोविजन में कॉन्ट्रावेंशन किया, जैसे नो बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस। जो तुम्हारा डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो तुम्हारा डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पे तुम्हारा कोई बिजनेस ही नहीं है। जो तुम्हारा डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे तुम्हारा कोई बिजनेस ही नहीं है, तो आप जो है आपकी आरसी डिपार्टमेंट कैंसिल कर देगा, क्योंकि आप फ्रॉड कर रहे हो, आप झूठे हो। आपने बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू कर दिया, बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया जी आपने। आप वॉयलेट प्रोविजन रूल 10A, रूल 10A कौन सा है? बैंक डिटेल, आपने बैंक डिटेल जमा नहीं कराई, आपने वो रूल वॉयलेट किया। फिर आप आईटीसी की कंडीशन में डिफॉल्ट कर रहे हैं। जो जीएसटीआर 1 होता है उसमें आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश की है। रूल नंबर 86 भी याद है? रूल नंबर 86 भी वो आईटीसी के रिस्ट्रिक्शन वाला, जहां पे 99% आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हमें क्रेडिट से पे करनी पड़ती है, 1% कैश, उसको आपने फुलफिल नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, तो आपका आरसी गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है। इन सब केस में डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर सकती है। अच्छा, उसके बाद देखो री, अभी पिन कर दूंगा भाई, नोट्स पिन कर दूंगा, अभी क्लास के बाद दोबारा से पिन कर दूंगा। उसके बाद कॉम्पोजिशन टैक्स, आप अगर कॉम्पोजिशन वाले हैं, आप 3 महीने ऊपर हो चुके हैं, आपने रिटर्न नहीं भरी। याद है कॉम्पोजिशन वालों की रिटर्न भरने की डेट क्या होती है? बताओ मुझे एक बार। अब पता लग गया ना सेल्फ स्टडी तुम कितनी कर रहे हो। बताओ कॉम्पोजिशन वालों की डेट क्या होती है रिटर्न भरने की? बताओ ना। 30 जून होती है। 30 जून से 3 महीने ऊपर हो चुके हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, आपने रिटर्न नहीं भरी, आपका आरसी कैंसिल कर देंगे। आप नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो, लगातार 6 महीने आपने रिटर्न नहीं भरी, और अगर क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, लगातार 2 क्वार्टर आपने रिटर्न नहीं भरी, आपकी आरसी कैंसिल कर देंगे। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, आपने खुद रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने हो चुके हैं, आपने बिजनेस कमेंस ही नहीं किया, आपके डिपार्टमेंट आरसी कैंसिल कर देगा। या आपने रजिस्ट्रेशन लिया बाय फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन, डिपार्टमेंट तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देगा। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो इन सब केस में अब तुमसे ना ये पूछ सकते हैं कि बताओ डिपार्टमेंट कहां कहां तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, वो केसेस लिखो, वो केस आपको लिख के आने पड़ेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छी, पक्का पक्का। अब यहां पे देखो आगे जी, अब प्रोसीजर क्या है, वही आप अप्लाई करोगे आरएसी 16 में, डिपार्टमेंट फिर 30 दिन का टाइम लेगा, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट कैंसलेशन ऑर्डर पास करेगा, और भूल चूक लेनी देनी आप फाइनल रिटर्न भरोगे। याद है फाइनल रिटर्न जीएसटी या 10 में जाती है। जब तुम्हारी आरसी कैंसिल हुई या कैंसलेशन ऑर्डर आया, वहां से जो भी लेटर होगा 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी, मतलब जो भी पैसा होगा वो आपको चुकाना पड़ेगा। सर आपके बिना नहीं जी पाऊंगा मैं भी तेरे बिना बिल्लू नहीं जी पाऊंगा। बिल्लू मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, कसम लगे। एक बार तो मैंने बिल्ली को ही पूछ लिया, बता मेरा बिल्लू कहाँ है। आई लव यू मेरे बिल्लू, आई लव यू सो मच बिल्लू, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। हाँ इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा जी, इसमें डायरेक्ट ही बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक के अंदर इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप अगर एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, या जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अभी लूंगा उसमें देख लेना आप जी। बिल्लू ने मैसेज डिलीट कर दिया। चलो आओ जी, अब यहां पे देखो री, अब ये है जी डिपार्टमेंट कैसे कैंसिल करेगा। तो डिपार्टमेंट पहले तुम्हें शो कॉज नोटिस देगा, ठीक है। उसके बाद आप उसका रिप्लाई करोगे, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो डिपार्टमेंट कैंसिल नहीं करेगा, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देंगे, और 3 महीने के अंदर फिर आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी। बस ये पर ध्यान दो। अरे सर आपकी शादी हो गई तो क्या शादी होने के बाद प्यार नहीं हो सकता क्या? प्यार जिंदगी में एक ही बार, तुम्हें तो डेली होता है, तुम तो कहते तुम्हारे तो कितनी बार दिल टूट गए, मेरे तो एक बार भी नहीं टूटा भी। मैं तो इससे प्यार किया तो शादी कर ली, तुम तो पता नहीं डेली मैं तुम्हारे पर नहीं, तुम तो कितने कस्में वादे खा लिए नालायकों।
ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो जी, अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करवा लिया तो आपके जो लाइबिलिटीज हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो लाइबिलिटीज का भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो लाइबिलिटीज भी खत्म हो गया, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल तो लाइबिलिटीज जो है वो तुम्हें देनी पड़ेंगी, और अगर कैंसिलेशन SC/ST एक्ट में हुआ तो डीम्ड है वो CGST के अंदर भी कैंसिल हो चुका है। ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से जी। अब यहाँ पे देखो लास्ट सेक्शन रजिस्ट्रेशन का, दैट इज रिवोकेशन। अच्छा, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे ना, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, तो उनको मैंने क्लास के अंदर बताया था कि रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक ए शादी। वैसे यार बताऊं, अब तो वैसे ये तो मैं बात ना पहले करता था मैं रेगुलर बैच में, अब ये बात बोलने में ना थोड़ी सी शर्म भी आती है, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक ए शादी, तो शादी लाइफ में एक बार होती है। पहले तो होती थी, अब आजकल तो पता नहीं 2-3 बार भी हो जाती है। आजकल एक अलग नया ट्रेंड चल रहा है, तो थोड़ा सा अब ये एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। बट मेरे को लगता था कि जो मैं एग्जाम्पल बनाता था कि रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक शादी, कि शादी लाइफ में एक बार होती है, आपने ऐसे ही रजिस्ट्रेशन भी एक बार होता है। शादी तब तक चलती है आपकी लाइफ टाइम तक, जब तक आप मरते नहीं तब तक चलती है, या डिवोर्स। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन जो भी लाइफ टाइम तक चलता है, जब तक आपका कैंसिल नहीं होता, तो हर बार करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक बार हो गया तो हो गया। अब क्या होता है, जैसे शादी भी कई बार बीच में टूट जाती है, तो फिर कोर्ट एक मौका देता है कि नहीं अभी आपस में 5-6 महीने रह लो, शादी ना तोड़ो तो अच्छा है, इकट्ठे रह लो। बट आजकल अलग तरह के काम अलग अलग तरह के होते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, एक दूसरे के जुंडे पूटते हैं लोग, गुस्सा बोता रहता है, पेशेंस नहीं रह गया सुनने का, हर एक के अंदर अपनी अपनी ईगो है। बट फिर भी कोर्ट का फर्ज बनता है, जो लॉ में लिखा हुआ है, कि आप रहो। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया तो क्या वो दोबारा से रिवोक भी हो सकता है। रिवोक का मतलब होता है वापसी, रजिस्ट्रेशन मुझे मिल गया, मतलब क्या वो रिवोक भी हो सकता है क्या, यस या नो, तो वो हमें यहां पे देखना है। अब यहां पे देखो जी, रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड बाय PO, अगर मेरा डिपार्टमेंट ने RC मेरी कैंसिल कर दी है तो रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालूंगा REC 21 में कि प्लीज मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। अब कई बार होता है ना कि हम भावनाओं के अंदर बोल देते हैं कि देख चल रहा है तू चल, ऐसे गुस्से में, कहीं अब गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। अब गुस्से में इंसान ने बोल दिया, अब गुस्से में कहने का मैंने कहा जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए। अब उसने बोल दिया 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरे वाली तो मेरी मम्मी ही लाएगी, डायलॉग बोल तो दिया। उसने भी कहा ठीक है मम्मी लाएंगी, फिर जा निकल, चलो ओ ढोकले चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मैंने वैसे मैं तो डायलॉग बोला था 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरे वाली मेरी मम्मी लाएगी, मम्मी नहीं, मैं मम्मी के पास आपको लेके जाऊंगा। ना ना ना, उसने कहा ना नहीं ना, ना खत्म खत्म डन काटा। अब हमारा जो रिलेशनशिप अब कैंसिल हो गया, अब तुम उससे माफिया मांगते फिर रहे हो, अब तुम उससे माफिया मांगते में तुम्हारे मैसेज पकड़े खुलेआम। एक दिन तुम मोबाइल कुदरते प्यार प्यार में तुमने अपना मोबाइल किसी उसको पकड़ा दिया, उसने कहा ओ माय गॉड, उसने कहा अरे तोबा अरे तोबा, उसने कहा भाई साहब ये तो ये खत्म कैंसल। अब आप उसे माफिया मांग रहे हो कि गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है ना। तो अब होते हैं रिवोकेशन। अब गवर्नमेंट ने कहा रिवोकेशन की डालनी पड़ेगी एप्लीकेशन, 90 दिन के अंदर डालनी पड़ेगी एप्लीकेशन। अगर 90 दिन में नहीं डाल पाए तुम्हें 180 डेज का एक्सटेंशन तुम्हें और मिल जाएगा जी। कितने दिन का? 180 डेज का एक्सटेंशन तुम्हें और मिल जाएगा। अब तुम कह रहे हो कि मेरी RC वापस कर दो, मेरे को रजिस्ट्रेशन दे दो, तो अगर डिपार्टमेंट जस्टिफाई होता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम मतलब गलती तुम्हारी नहीं है, हम ज्यादा पैनिक हो गए थे, तो फिर रिवोक कैंसलेशन, अब ऑर्डर पास होगा, तुम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब यहां पे देखो, अगर सेटिस्फाइड नहीं है, PO नॉट सेटिस्फाइड, भाई उसने बोला नहीं गलती तुम्हारी है, तो फिर वो शोकॉज नोटिस इशू करेगा और तुमसे वो रिप्लाई मांगेगा। अभी भी तुम एक मौका दे रहे हैं, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो रिवोक, नहीं तो फिर PO नॉट सेटिस्फाइड तो रिडक्शन एप्लीकेशन, ऑर्डर पास हो जाएगा। अब तुम्हारी RC कैंसिल, बस ये पर ध्यान दो। नहीं, नोट फॉर ऑल वाली सीरीज से भी कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। नोट फॉर ऑल वाली सीरीज से अगर तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस हो रही है तो सेल्फ प्रैक्टिस कर लो, उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। बट अगर नहीं हो रही तो नोट फॉर ऑल वाली सीरीज खतरनाक है। क्या बात समझ में आ रही है? तो वही गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आपको यहाँ पे रीजन देने पड़ेंगे कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना किया जाए। अगर रीजन सेटिस्फैक्ट्री है तो कैंसिल नहीं होगा, अगर रीजन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है फिर एक और मौका दिया जाएगा कि तुम्हें रिप्लाई करने का। अब तुम रिप्लाई करोगे, अगर वो भी सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर ओके, रजिस्ट्रेशन वापिस, नहीं तो फिर भैया रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। फॉर्म नंबर याद करने की इतनी रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं है। फॉर्म नंबर अगर याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो याद करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिना फॉर्म नंबर के याद किए भी काम चल सकता है। ठीक है। जीएसटी में कौन से चैप्टर हैं जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा करें? आईटीसी, पेमेंट ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ जीएसटी, आरसीएम, रजिस्ट्रेशन, सप्लाई का चैप्टर। ये 6 टॉपिक तो ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस खूब सारी करो जी। यहाँ पे 5 है। रिडक्शन ऑर्डर जो है वो 5 में आएगा जी, रिडक्शन ऑर्डर जो है 5 में आएगा जी। ठीक है जी। डन। वो मॉड्यूल में पुराना लिखा है जी, मॉड्यूल के अंदर पुराना लिखा है, मॉड्यूल में लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं है जी। मॉड्यूल के अंदर आधी अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं है, ये सारी की सारी अमेंडमेंट आ चुकी हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तुम्हें मॉड्यूल में पुरानी देखने को मिल जाएंगी जी, तो उसको हो रही है हटा दो। जो हम जो लेटेस्ट लो हैं, नया लो जो है लेटेस्ट वाला, हम वही यहाँ पे कर रहे हैं जी। तो हम लेटेस्ट वाला ही कर रहे हैं जी। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब एक बार यहां पे आओ। अब यहां पे एक टॉपिक छोटा सा ना और अभी कर लेते हैं, वो टॉपिक कर लेते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला जी। ठीक है ना, एक टॉपिक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला और कर लेते हैं। तो आ जाओ जी। ये लो जी। अब ये टॉपिक छोटा सा है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का, इसको अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। है वैल्यू ऑफ सप्लाई कब होगा? लो जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कब होगा? बेटे वैल्यू ऑफ सप्लाई हो चुका है, सिर्फ कुछ रूल्स हमारे बैलेंस बचे हैं, वो रूल्स मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो जी। हाँ बिल्कुल यार, क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे यार। आपको मैंने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ, उसमें से बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पेज नंबर है 283 जी, 283। कोई दिक्कत नहीं सात्विक, अगर आप बिना पैरा के भी लिख लोगे, प्रोविजन अगर याद है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। चलो अब ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक मैंने करवाया तो नहीं है ना अभी तक? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक मैंने करवाया तो नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल, डमरू मैराथन के अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है। हाँ त्रिशूल बैच अभी स्टार्ट कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हो। नहीं कराया ना? चलो इधर देखो ध्यान से। 15 मिनट का चैप्टर है, 15 मिनट के अंदर फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं निर्भय को बुला दूंगा। ठीक है, फिर मैं निर्भय को बुला दूंगा। पहले एक बार 15 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करते हैं, फिर निर्भय को बुला देंगे, तो उसके बाद फिर हम क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर हम क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, चलो अब एक बार सारे बच्चे यहाँ पे आओ। अब ये टॉपिक है तो बिल्कुल आसान सा, बट कई बार क्या होता है, जो टॉपिक आसान होते हैं ना उसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाते हैं, उसके अंदर से भी बहुत बार क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है बिल्कुल सिंपल सा ही है, गिने चुने 2 ही सेक्शन इसके अंदर हैं, एक तो सेक्शन नंबर 35 और एक सेक्शन नंबर 36। सेक्शन 35 ये है कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और किस किस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, वो सारी बातें 35 में है। और जिसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं,
टाइम लिमिट क्या होगी, वो सारी की सारी बातें 37 में निकल के आती है। तो कौन कौन से मेंटेन करने हैं आपका 35, और कितने साल तक मेंटेन करने हैं वो सारी बातें 36 में है जी। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो यहां पे क्या लिखा है जी। तो असेसी, देखो दो लोग हैं, या तो जीएसटी में रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। अब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनको कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। पहली बात, आपने कौन कौन से गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की है, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, कितना स्टॉक आपके पास बैलेंस बचा है, कितना आईटीसी आपने वेल्ड कर लिया, आउटपुट टैक्स पेड और पेबल कितना है, ये सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं। और अदर एज में भी प्रिस्क्राइब। अब अदर्स में क्या क्या है, आपने कौन कौन से गुड्स और सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हैं, कहां कहां पे आरसीएम लगता है, फिर कितना एडवांस तुमने सामने वाले से ली है उसकी रिसीट होनी चाहिए, नेम एड्रेस सप्लायर रिसीवर ट्रांसपोर्टर पूरी डिटेल, और एड्रेस ऑफ द प्रीमाइस वेयर गुड्स आर स्टोर, जहां पे गुड्स तुमने स्टोर किया हुआ है उसका कंप्लीट डिटेल। मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब गवर्नमेंट कह रही जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है वैसे तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको पता है स्मगलिंग जो होती है, स्मगलिंग जो होती है वो एक ट्रांसपोर्टर, जो गुड्स के ट्रांसपोर्टर होते हैं और जो वेयर हाउस के ओनर होते हैं, इन दोनों की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है स्मगलिंग करने में। आपने एक मूवी देखी होगी, वो मूवी थी कौन सी मूवी थी यार, वो वाली झुकेगा, क्या था, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला, वो मूवी थी। कौन सी मूवी थी वो, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। झुकेगा नहीं साला, क्या था उस मूवी का नाम यार, पुष्पा, पुष्पा मूवी थी, पुष्पा। तो पुष्पा मूवी के अंदर आपने कभी देखा हो, वो अगर आपने वो मूवी देखी है तो वो ना ऊपर दूध लेके जाता है और नीचे वो चंदन की लकड़ियां लेके जाता है। तो वो चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग कर रहा होता है, तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होती है ना। अब गवर्नमेंट ने कहा जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, बट सबको नहीं। एक तो जो वेयर हाउस का ओनर है और एक ट्रांसपोर्टर है, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, किसके, कंसाइनर, मतलब ये सामान किसका है और ये सामान किसके पास जाना है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। जो लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं उनको भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं, कौन, या तो वो वेयर हाउस का ओनर है या ट्रांसपोर्टर है, उनको ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आगे देखो कहां मेंटेन करने हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वही जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहां मेंटेन करने हैं। अगर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर मोर देन वन प्लेस है तो जहां जहां प्लेस ऑफ बिजनेस होंगे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां वहां तुम्हें मेंटेन करने पड़ेंगे। कैसे मेंटेन करने हैं, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मर्जी करो। मेंटेन करने से मतलब है कैसे भी कर सकते हो, ऑप्शन है तुम्हारे पास। आपको प्रॉपर बैकअप रखना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन मेंटेन कर रहे हैं, आपको हार्ड कॉपी और वही दोनों चीजें अवेलेबल रखनी पड़ेंगी, आपको प्रॉपर एक्सेस देना पड़ेगा, पासवर्ड भी देना पड़ेगा। ये नहीं जैसे अभी तो क्या होता है तुम फोन का पासवर्ड नहीं देते, कई बार तुम मैसेज कर रहे होते हो और कोई अचानक से तुम्हें घर वाला मैसेज करते देख ले, एकदम तुम फोन बंद कर देते हो। पापा ने बोला बेटे पासवर्ड क्या, पापा बताओ बताओ, मैं फोन खोल देती हूँ, पापा मैं फोन खोल देता हूँ। अब नहीं, मैं मेरे फोन पापा दिक्कत आ रही है, फोन मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या, वो सिम नेटवर्क नहीं आ रहा पापा। हाँ बेटे एक मैं फोन दिखाई और मेरे को ना फोन करना है, पापा मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, बेटे पेमेंट कर, पापा पेमेंट मैं कर देता हूँ, आप मेरे को बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डिपार्टमेंट के साथ नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर पासवर्ड देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। ये बात ध्यान दो, डिपार्टमेंट के पास पावर है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने की, जहां पर भी आपने रखे होंगे उसका पासवर्ड आपको देना पड़ेगा जी। अब कमिश्नर के पास पावर है कि वो एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करवा सकता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिलैक्सेशन भी दे सकता है। मतलब उसके पास पावर है कि वो ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करवा सकता है और कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी करवा सकते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कॉम्पोजिशन वालों को मेंटेन नहीं करने, सबको करने हैं बट कॉम्पोजिशन वालों को नहीं करने। एक तो स्टॉक, उन्हें स्टॉक रखने की जरूरत ही नहीं है जी, उन्हें कोई गुड्स का स्टॉक रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आईटीसी मिलना नहीं। और दूसरा डिटेल ऑफ टैक्स, रीजन क्योंकि वो जीएसटी तो पे करते ही नहीं, वो तो कंसेशनल जीएसटी पे करते हैं। तो ये दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किनको, कंसेशनल स्कीम वालों को, बस ये पर ध्यान दो। डन।
चलो अब यहाँ पे आओ जी, फटाफट से आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब पैनल वही पेनल्टी लगेगी, बट पेनल्टी वाले पॉइंट आपके उसमें एप्लीकेबल नहीं है। फिर देखो जी, अब एजेंट कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वही आपको ऑथराइजेशन है। हमने आपको ऑथराइज कर रखा है कि आप मेरे बिहाफ पे सामान बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ऑथराइजेशन लेटर। फिर गुड्स और डिटेल ऑफ टैक्स, ये सब आपको जो एजेंट होते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। अब सुनो, कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किसी को याद है? जल्दी बताओ, किसी को याद है? कितने साल तक, अगर किसी को याद आ रहा हो, कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करके बताओ मुझे, कितने ईयर तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? याद है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं 6 साल, 6 ईयर। कहां से? जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, जो तुम्हारी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, वहां से 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। जैसे मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 24-25 है, इसकी एनुअल रिटर्न कहां जाएगी? 31 दिसंबर 25। यहां से 6 साल, तो यहां तक मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं 24-25 के। ये दिमाग में लेके चलना, 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बट अगर कोई केस तुम्हारा अपील में चला गया या रिवीजन में चला गया, तो फिर अपील वाला केस में चला गया, तो 6 साल तो है ही है। और जहां फिर केस तुम्हारा डिस्पोज ऑफ हुआ, वहां से 1 साल और, तो विच एवर इज लेटर। मतलब 6 साल तो कम से कम है, 6 साल से ज्यादा भी हो सकता है। जब तुम्हारा केस डिस्पोज ऑफ हुआ, वहां से 1 साल और 6 साल, विच एवर इज लेटर, वहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। देखो यहां पर जी, अब केस 24-25 का था, अब डिस्पोज ऑफ हुआ 30 जून 31 को, तो यहां से 1 साल, 30 जून 32, और नॉर्मल 6 साल, 31 दिसंबर 31, तो लेटर क्या बन गया? 30 जून 32, यहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं 24-25 के। और अगर तुम्हारा केस सेटल हुआ मान लो 30 जून 29 को, तो यहां से 1 साल, 30 जून 30, और नॉर्मल लिमिट 31 दिसंबर 31, तो लेटर बन गया 31 दिसंबर 31, तो यहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। लेटर बनेगा यहां तक जी, ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। तो सिंपल सी बात है, 1 साल और 6 साल, विच एवर इज लेटर, यहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। 8 वीडियो प्रैक्टिस के लिए बहुत है भाई, अगर तुम 8 वीडियो कर लोगे ना प्रैक्टिस वाली, तुम्हारे टेक्स्ट में 70 नंबर है। मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ आ रही है तो अच्छी बात है। पेपर आने के बाद तुम्हें दिखा दूंगा, एक एक क्वेश्चन मैच करेगा जो 8 मैराथन है उसमें से। अब इतना बोलने के बाद भी तुम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? मैं तो पेपर लीक कर चुका हूँ, प्रैक्टिस अभी भी कराऊंगा, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, बट पूरा पेपर लीक है उन 8-9 मैराथन के अंदर। तो मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन। नहीं, पर्सनल कंजम्पशन पे आईटीसी नहीं मिलेगा जी, पर्सनल कंजम्पशन वाले पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो जी। अब यहां पे इसको लॉक कर देते हैं, अब यहां पर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। अब सारे बच्चे फटाफट से लाइक करो, कमेंट जरूर किया करो बेटे, कमेंट करना ही तुम्हारा बहुत बड़ा साथ देना है, मेरा मेरी सपोर्ट करना है। और हर बच्चे के साथ में चैनल जरूर शेयर करो, हर बच्चे को इस चैनल की रिक्वायरमेंट है। बिलीव मी, ये चैनल वो नहीं है कि जहाँ पे ऐसे ही कंटेंट होगा, भगवान के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया कंटेंट तुम्हें देने की कोशिश की जा रही है, और आई होप तुम्हें अच्छा भी लग रहा होगा। तो हर बच्चे के साथ ये चैनल जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो नए नए बच्चे होते हैं जो ईईटी क्लियर करके आते हैं, उनको नहीं पता होता कि विवेक गाबा सर कौन है, उनको नहीं पता कि वीजी स्टडी हब कौन है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताना कि हाँ भाई, जो कंटेंट है ना वो बहुत बढ़िया लेवल का है। ठीक, अच्छा अच्छा, निर्वी, ओके, निर्वी को दिखाया जाए। लो जी, 1 मिनट रुको फिर, अब देखता हूँ पहले वो क्या कर रही है निर्वी, रुको।
हाँ जी 2 मिनट में आ गया बस। ये नालायक मेरे को दौड़ा रही है। जय श्री राम। हाथ जोड़ो। जय श्री राम। बोलो कैसे हो? कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी कैसी चल रही है? अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ो। सेल्फ स्टडी किया करो। सेल्फ स्टडी किया करो। अच्छी होती है। अच्छी होती है। ठीक है। ठीक है। पापा जो कहते हैं माना करो। जो पापा कहते हैं वो माना करो। कह दो सारे बच्चे पास हो जाएंगे। सारे बच्चे पास हो जाएंगे। बाय बाय। बाय बाय। 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 श्री राम जी। जोर से बोलो जय श्री राम जी। चलो ठीक है जी चलो इधर से जाओ इधर से। ओ भाई साहब त्रिशूल ये देख लिया आपने? ये गदा कहाँ लेके जा रहे हो? ये मेरे को बच्चों को दिखानी होती है। मैं बच्चों को दिखाता हूँ। ये यहाँ रख दो। त्रिशूल ले जाओ अपना। त्रिशूल ले जाओ। जाओ चलो आराम से जाओ। हाँ जी चलो भाई डन चलो री ओके री बाय बाय टाटा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय जी।